हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी वाली। तो आज हम हमारे आवर पास्ट वाले बुक जो क्लास 6 का है उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। नए नए क्वेश्चंस उठना, आइडियाज़ आना, ये इसका भी एक टाइम पीरियड पूरा चला। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Angha school trip. This was the first time Angha was going on a school trip. They boarded the train from Pune late at night to go all the way to Varanasi, जो कि यूपी में है. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, "Do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well." ठीक है, तो मतलब ये लोग, अंघा नाम की जो एक लड़की है वो स्कूल ट्रिप में जा रही है और उसका ट्रेन जर्नी दिखा रहा है कि वो मतलब पुणे से मतलब जा रही है यूपी, ठीक है। और वहाँ पे उसके जो टीचर हैं वो बोलते हैं कि हम लोग बुद्धा के बारे में जानेंगे और सरनाथ भी जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। Siddharth, also known as Gautama, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. तो जो सिद्धार्थ हैं, जिनको हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, वो कौन थे? वो कौन है? बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं। फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म कौन है? सिद्धार्थ, यानी कि गौतम बुद्धा। यही बुद्धिज़्म बनाए हैं। पूरा जो बुद्धिज़्म का जो नींव है वो यही खड़ा किए हैं गौतम बुद्ध। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल। ये एक ऐसा समय चल रहा था ना जब लोगों के लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आ रहा था। सम किंग्स इन द महाजनपदास वेयर ग्रोइंग मोर पावरफुल, न्यू सिटीज वेयर डेवलपिंग, लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल. Many thinkers were trying to understand these changes in the society. They also wanted to try and find about the true meaning of life. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक ऐसा टाइम आया जब बहुत सारा चेंजेस हो रहा था, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा था। जो महाजनपदास हैं, जिसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, वो बहुत ज़्यादा और भी पावरफुल होते जा रहा था, ठीक है। और जो विलेजेस एरिया है ना, मतलब जो रूरल एरियाज़ है, गांव वाला इलाका है, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था। और इस टाइम के जो थिंकर्स थे, जो विचारकों को थिंकर बोलते हैं, जो कोई भी मुद्दा पे सोचते हैं, अपना राय देते हैं, तो ये लोग जो थे ना वो भी कोशिश कर रहे थे ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने का, कि ज़िंदगी यानी कि लाइफ का रियल मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज द सक्या गना। जो बुद्धा जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? स्मॉल गना से, जिसको हम लोग साक्य गना बोलते हैं, और वो एक क्षत्रिय थे, ठीक है। वेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। तो वो जब छोटे थे तभी वो अपना घर का सारा, क्या बोले, सुख और चैन, जैसे कि घर में हम लोग कितना आराम से रहते हैं, बना बनाया खाना मिलता है, बिस्तर मिलता है सोने के लिए, एक शेल्टर है, आराम से रह रहे हैं, कपड़ा है, हर चीज़ है घर में। बट वो उस घर का कंफर्ट को छोड़ के बुद्ध जी जो हैं वो बाहर चले गए, ठीक है, अपने घर को छोड़ के। नॉलेज के खोज में, इन सर्च ऑफ नॉलेज, की बाहर असली मीनिंग पता चलेगा लाइफ का, नॉलेज के खोज में गए। He wandered for several years, meeting and holding discussions with another thinkers. वो बहुत सारा दूसरे thinkers के साथ बार बार डिस्कशन करते थे, बात करते थे, अपना राय रखते थे, उनका राय सुनते थे। He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. Finally वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम अकेले ही इस पाथ पे चलेंगे, पाथ ऑफ नॉलेज, ठीक है। अगर हमको ज्ञान को खोजना है, असली नॉलेज प्राप्त करना है, तो हम अकेले ही चलेंगे, अकेले ही इसका मतलब रियलाइजेशन करेंगे। वो बहुत दिन मेडिटेट किए, ध्यान किए, एक पीपल ट्री के अंडर, एक पीपल ट्री के नीचे, जो कि बोध गया में है, बिहार में। वहाँ पे उनको फाइनली इनलाइटमेंट मिला। इनलाइटमेंट मतलब एक तरह से बोलते हैं मुक्ति मिल जाना, मतलब कि आपको जो लाइफ का ट्रू मीनिंग है वो पता चल गया। आपको पता चल गया कि ये सब जो भी हम लोग पैसा के पीछे भागते हैं या फिर लग्जरियस चीज़ के पीछे भागते हैं, ये सब सिर्फ मोह माया है। असली जो है दैट इज़ अच्छा से रहना, सबके साथ अच्छा बिहेव करना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, छोटों को भी रिस्पेक्ट देना, सबके साथ काइंडली बिहेवियर बना के चलना, ये असली मीनिंग है। ये उनको समझ में आ गया था। एनलाइटमेंट इसी को बोलते हैं। क्या करना चाहिए ये आपको समझ में आ गया, असली मीनिंग आपको लाइफ का समझ में आ गया, और क्या
लाइफ के में हम लोग जो कर रहे हैं गलत है वो समझ में आ गया। दैट इज़ एनलाइटमेंट, जो कि बुद्ध भगवान को मिल चुका था। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। उसके बाद से उनका नाम बुद्धा पड़ गया। ही देन वेंट टू सरनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। वाराणसी में गए। वाराणसी के पास सरनाथ नाम का एक जगह है जहाँ पे वो सबसे पहले अपना टीचिंग दिए थे, मतलब बाकी लोगों को भी समझाए थे, बाकी लोगों को भी नॉलेज बांटने का मतलब टीच किए थे, पढ़ाए थे कि ये असली इनलाइटमेंट मतलब मीनिंग है इसका, क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, हम लोग इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, ये सिर्फ मोह माया है। तो ये अपना जो सबसे पहला टीचिंग कहाँ दिए थे? सरनाथ, जो वाराणसी के पास है। ओके, नाउ ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट खुशीनारा। तो बाकी पूरा जो बचा हुआ ज़िंदगी है वो मतलब पैदल ही हर जगह घूम घूम के सबको टीचिंग्स देते थे, सबको बताते थे। फिर उसके बाद वो अपना अंतिम सांस कहाँ लिए? खुशीनारा में। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट जगह है सरनाथ, जहाँ पे सबसे पहले वो टीचिंग दिए थे। फिर उसके बाद जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिला था बोध गया में अंडर अ पीपल ट्री। फिर उसके बाद खुशीनारा में ही पास्ड अवे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये आप अपना नोट्स में लिख लीजिएगा। द बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। तो बुद्ध भगवान क्या कहते हैं ना कि लाइफ जो है ना, दिस इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। मतलब यहाँ पे बहुत सारे दुख आएगा, बहुत सारा हम लोग को चीज़ झेलना पड़ेगा जो हम लोग को पसंद नहीं है। फेलियर, हम लोग को नहीं पसंद है कि हम लोग को एग्ज़ाम में फेल कर जाए, या फिर हम लोग, कोई नहीं चाहता है कि कोई गरीब पैदा हो, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है लाइफ में कि हम लोग को वो सिचुएशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन तो ये सब लाइफ का एक हिस्सा है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर विच ऑफन कैनॉट बी फुलफिल्ड। समटाइम्स इवन इफ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वॉट इवन मोर द और वॉट other things. The Buddha described that as this as the thirst or tanha. He taught that this is constant craving could be removed by following moderation in everything. तो बुद्ध भगवान क्या कहते हैं ना, गौतम बुद्धा का ये कहना था कि हम लोग इतना दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि हम लोग का अनलिमिटेड डिज़ायर्स है, क्रेविंग्स है। मतलब हम लोग कभी भी ना सेटिस्फाई नहीं होते हैं किसी भी चीज़ से। आज हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, कल हम लोग वो डिमांड करेंगे। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़, कोई एक चीज़ मिल गया तो सेटिस्फाई हो गए। तो ये जो अनलिमिटेड क्रेविंग है, डिमांड है, इसी की वजह से हम लोग दुखी रहते हैं। और ये जो डिमांड है ना अनलिमिटेड है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। टिल डेथ हम लोग का डिमांड चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, और बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध जो है ना, इसी चीज़ को बोलते हैं थर्स्ट या फिर तन्हा, अनलिमिटेड डिज़ायर्स को, लालच को, इसी चीज़ को, ग्रीडीनेस को। ठीक है, अब अगर इससे राहत पाना है, अगर हम लोग को चाहिए कि हम लोग कंट्रोल करें अपने भावना को, अनलिमिटेड डिज़ायर्स ना रखें, तो हमेशा हम लोग को अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, मॉडरेशन लाना होगा। हम लोग को मन तो बहुत चीज़ लेने का करता है, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, ऐसा कहते हैं गौतम बुद्धा। और अनलिमिटेड डिज़ायर को क्या कहते हैं? तन्हा या फिर थर्स्ट। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। वो लोगों को क्या बोलते हैं? दैट वी शुड बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर। दूसरों को भी लाइफ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरों के साथ काइंडली बिहेवियर रखना चाहिए, भले चाहे वो एनिमल्स भी क्यों ना हो। ही बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्म whether good or bad affect us both in life and the next. उनका मानना था कि हम लोग जो भी हमारा एक्शंस होता है ना, एक्शंस मतलब कि कर्मा बोलते हैं ना, जैसा करेंगे वैसा ही होगा अपने साथ। तो ठीक वैसे ही गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि हम लोग जो भी करेंगे, आज अगर हम लोग किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ हमारे साथ ज़रूर होगा फ्यूचर में, जो आज हम दूसरे के साथ कर रहे हैं। ठीक है, चाहे अच्छा करें या बुरा करें। आज हम किसी गरीब का हेल्प कर रहे हैं तो कल को हमको भी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो वो घूम के वो हेल्प आएगा ही। ठीक है, तो अच्छा कर्म बुरा कर्म सब घूम के आता है, ये गौतम बुद्ध कहते हैं। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबडी कुड ईजिली अंडरस्टैंड हिज मैसेज। जो गौतम बुद्ध है ना, वो प्राकृत लैंग्वेज में मतलब सब कुछ समझाते थे, टीचिंग देते थे, ताकि सब अच्छे से समझ पाए उनका बात जो वो सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है,
द stupa at Sarnath, this building known as the stupa, was built to mark the place where Buddha first gave his message. तो ये जो हम लोग को स्तूपा देखने को मिल रहा है ना, ये सरनाथ में है, नियर वाराणसी। यहीं पे सबसे पहली बार जो गौतम बुद्ध है वो अपना टीचिंग दिए थे, अपना मैसेज दिए थे टू द पीपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ही ऑल्सो इनकरेज्ड पीपल टू थिंक देमसेल्फ रैदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। तो गौतम बुद्ध का ये भी कहना है कि आप बस मेरे कहने पे मत रहिए कि हम जो आपको सिखा दिए आप सीख लिए, आप अपना भी दिमाग यूज़ करिए, आप अपने भी सोचिए हम जो बता रहे हैं आपको, फिर आप एक्सेप्ट करिए मेरे बात को। ठीक है, वो ऐसा कहते थे। अब हम लोग ये स्टोरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टोरी में ये लिखा है, ये किसका स्टोरी है? तो स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी है, बहुत ही फेमस स्टोरी है बुद्ध का। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ही वंस देयर वॉज ए विमेन नेम्ड किस्सा गौतमी नाम था, उनका बेटा मर चुका था, हिज सन डाइड। शी वॉज सो सैड that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha. The Buddha said, bring me a handful of mustard seed and I will bring your child back to life. तो एक लेडी रहती है जिनका बेटा मर जाता है, वो बहुत दुखी रहती है, बहुत रोती है, अपने बेटे को हाथ में लेके जो मर गया था उसको हर जगह घूमती है कि प्लीज़ उसको कोई दोबारा से जिंदा कर दो। तो एक बहुत ही भला इंसान आता है और उसको, उस लेडी को बुद्ध भगवान के पास ले जाता है, गौतम बुद्ध के साथ गौतम बुद्ध के पास ले जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम आपके बेटे को जीवन दे देंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने हाथ में मस्टर्ड सीड लाइए। क्या लाइए? मस्टर्ड सीड लाइए। तो किस्सा गौतमी कहती है, जो वो लेडी थी वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है ये तो हम आसानी से कर लेंगे। फिर बुद्धा बोलते हैं कि रुकिए, जो सीड आप जो लाएंगी मस्टर्ड सीड, वो एक ऐसा घर से आपको लाना है जिसके घर में आज तक किसी भी फैमिली मेम्बर का मौत नहीं हुआ हो। ठीक है, तो किस्सा गौतमी जो है वो हर दरवाज़ा खटखटाती, हर घर जाती है और उसको कहीं भी एक ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ पे किसी का भी आज तक मौत ना हुआ हो, मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, किसी के पापा, किसी की मम्मी, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी के चाचा, किसी के चाची, किसी ना किसी का तो डेथ हुआ ही है। ऐसा मतलब कोई भी ऐसा घर उसको नहीं मिला किस्सा गौतमी को जहाँ से वो मस्टर्ड सीड ले सके जिसके घर में किसी का मौत नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है ये स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी से, कि ये जो लाइफ है इसका रियलिटी डेथ है। आखिरकार डेथ आना ही है, मौत आना ही है, ये रियलिटी है। ये भगवान सिखाना चाह रहे थे गौतम बुद्ध उस लेडी को, किस्सा गौतमी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उपनिषद। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, अदर थिंकर ऑल्सो ट्राइड टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस. Some of them wanted to know about the life after death, others wanted to know why sacrifice should be performed. Many of the thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. They described this as the Atma, or the individual soul, and the Brahman, or the universal soul. They believed that ultimately both the Atma and the Brahmans were one. तो उपनिषद वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो थिंकर्स हैं वो बहुत सारे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि डेथ के बाद का क्या लाइफ होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि हम लोग सैक्रिफाइसेस क्यों परफॉर्म करते हैं, पूजा क्यों करते हैं हम लोग, इससे क्या फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद ऐसा क्या चीज़ है इस पूरे यूनिवर्स में जो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद लेकिन वो नहीं ख़त्म होगा, ऐसा क्या चीज़ है इस पूरे यूनिवर्स में। तो ये लोग ऐसी चीज़ को क्या बोलते थे, आत्मा बोलते थे। आत्मा या फिर यूनिवर्सल सोल, आत्मा या फिर इंडिविजुअल सोल। और इसी यूनिवर्सल सोल को लोग ब्राह्मण भी बोलते थे कि ये एक ऐसा चीज़ है ना जो कभी भी एंड इसका नहीं आएगा, ख़त्म नहीं होगा, सब मर जाएगा लेकिन ब्राह्मण्स को कुछ नहीं होगा, ये यूनिवर्सल सोल है। मेनी ऑफ देयर आइडियाज़ वे रिकॉर्डेड। उपनिषद में बहुत सारा बात इन थिंकर्स का लिखा हुआ है। दीज वेयर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद मतलब क्या, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर मतलब पास में बैठ के बात सुनना। मतलब कि जो टेक्स्ट है ना उसमें कन्वर्सेशंस है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ऑफन आइडियाज वेयर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, मतलब कि
उपनिषद में ना एक कन्वर्जेशन के फॉर्म में, मतलब बात के फॉर्म में, जैसे कि एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, वैसा ही बिल्कुल उपनिषद में लिखा हुआ डायलॉग्स के फॉर्म में। एक कोई पूछ रहा है या फिर एक कोई पढ़ा रहा है तो दूसरा पढ़ रहा है, ऐसा टाइप के फॉर्म में उपनिषद में हर कुछ लिखा हुआ है, हर किसी के आइडियाज़, थिंकिंग के बारे में। ठीक है, अब हम लोग ये भी स्टोरी पढ़ लेते हैं, द वाइज बेगर। इसमें क्या हुआ देखो, तो यहाँ एक डायलॉग है, अ स्टोरी फ्रॉम मोस्ट फेमस उपनिषद चाणोदग्या उपनिषद। ठीक है, चाणोदग्या उपनिषद। शानु का अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो देख लेना। तो शौनका एंड अभिप्रतारिन वे टू सेजेस हु वर्शिप्ड द यूनिवर्सल सोल। ये दो जो लोग थे ना वो पंडित थे। सेजेस मतलब प्रिस्ट, जो यूनिवर्सल सोल की पूजा कर रहे थे, मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सके, एक ऐसा यूनिवर्सल सोल। ठीक है, वो बैठ जाते हैं दोनों सेजेस पंडित और खाने लगते हैं। उतने ही में एक बेगर आता है, भिखारी आता है और वो लोग से खाना मांगने लगता है। तो वो जो दो प्रिस्ट हैं, जो दो पंडित हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं कि हम आपको दे सकें। ठीक है, तो जो बेगर है, जो भिखारी है, वो पूछता है कि आप किसकी पूजा कर रहे थे। तो जो सेजेस हैं, जो पंडित हैं, वो बोलते हैं कि हम तो यूनिवर्सल सोल की पूजा कर रहे थे, एक ऐसी चीज़ जो कभी भी ख़त्म नहीं होती हो। ठीक है, येस येस वी नो दैट द सेजेस नोटेड। तो जो बेगर है ना वो कहता है कि यूनिवर्सल सोल जो है वो तो पूरे दुनिया में है। ठीक है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे यूनिवर्सल सोल नहीं है। कण कण में है यूनिवर्सल सोल, जिसको आप अमर मानते हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो जो पंडित है वो बोलते हैं हाँ आप सही बोल रहे हैं, हर एक कण में है यूनिवर्सल सोल। तो जो बेगर है वो बोलता है तो हम भी तो इसके एक पार्ट है यूनिवर्सल सोल के, हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेगर बोलता है। तो जो पंडित है वो बोलते हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बेगर बोलते हैं कि आप अगर हमको खाना नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यूनिवर्सल सोल को खाना नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग सबके अंदर आत्मा है, हम लोग सबके अंदर सोल है, हम ही लोग हैं यूनिवर्सल सोल। ठीक है, तो अगर आप हम ही लोग को खाना नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप यूनिवर्सल सोल का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी के थ्रू दिखाया गया कि यूनिवर्सल सोल जो है, ठीक है, जिसका जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो हम ही लोग हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह है यूनिवर्सल सोल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 6 टोटल स्कूल्स हैं इंडियन फिलॉसफी के, वैशिका, न्याय, समक्या, योगा, पूर्वा मीमांसा, वेदांता, या फिर उसको उत्तरा मीमांसा भी बोलते हैं। 6 सिस्टम्स है फिलॉसफी के, अलग अलग सेजेस के द्वारा इसको फाउंडर है, जैसे कि कोनाडा, गौतमा, फिर गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी, व्यासा रिस्पेक्टिवली। ये जो फिलॉसफीज़ है ना वो एक तरह से हम लोग को गाइड करता है। जैसे कि एक जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, फ्रेडरिच मैक्स मुलर, हैज़ ऑब्जर्व दैट द सिक्स system of philosophy were developed over many years of generation with contribution made by individual thinker। ये जो भी आप 6 schools of philosophy देख रहे हो, अभी पढ़ा आपने, ये बहुत सारे thinkers मिल के बनाए हैं, बहुत कुछ सोच के समझ के। ठीक है, however today we find an underlying harmony in their understanding of truth although they seem distinct from each other। भले ये 6 schools of philosophy अलग अलग है और अलग अलग पृष्ठ ने इसके फाउंडर हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है कि सच्चाई, सब में सच्चाई को लेके एक ही सबका नज़रिया है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब चलते हैं। उसके बाद मोस्ट उपनिषद थिंकर वेयर मेन। ज़्यादा देर उपनिषद के जो राइटर होते थे, थिंकर्स बोल सकते हैं, जिसके बाद जो वो लिखते थे उपनिषद में, वो ज़्यादा देर मेन हुआ करते थे। ज़्यादातर तो ब्राह्मण्स या राजाज हुआ करते थे। ओकेजनली इज मेंशन ऑफ विमेन थिंकर्स, कुछ हैं, सच एज गार्गी, जो कि बहुत फेमस थी अपने लर्निंग के लिए, पार्टिसिपेट करती थी डिबेट में, जो कि मतलब राज्यसभा में होता था, कोर्ट में होता था, रॉयल कोर्ट में। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशन, जो गरीब लोग होते थे उतना डिस्कशंस में पार्ट नहीं लेते थे। एक बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है सत्यकामा जबाला। ठीक है, सत्यकामा जबाला एक आदमी है, ठीक है, जिसका नाम अपनी माँ से पड़ा है, जिसकी माँ एक स्लेव हुआ करती थी, जबाली नाम था। और उनका बहुत, जो सत्यकामा जबाला है ना, उनका बहुत मन था, डिज़ायर था कि वो रियलिटी जाने लाइफ का सच्चाई क्या है।
ठीक है। तो उसको जो सत्यकामा जवाला है उसको एक टीचर मिल जाता है, उसको एक टीचर एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ स्टूडेंट, ब्राह्मण टीचर जिनका नेम गौतमा था। वो बोलते हैं आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो। किसको? सत्यकामा को। और वो आज तक के सबसे बेस्ट थिंकर बन जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो सत्यकामा हैं वो बहुत अच्छे थिंकर बन जाते हैं बाद में। और एक थिंकर शंकराचार्य भी थे जो कि बहुत अच्छे थिंकर थे, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। पनिनी द ग्रामेरियन, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन अदर स्कॉलर वेयर एट वर्क, बाकी स्कॉलर्स भी कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पनिनी हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत, जिन्होंने पनिनी जो थे ना वो एक ग्रामर निकाले संस्कृत के लिए। देखो हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रूल होता है, भले हम लोग संस्कृत पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, हर लैंग्वेज को अगर पढ़ना है, समझना है तो उसका रूल जानना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही जो पनिनी है वो ग्रामर किसके लिए निकाले थे? संस्कृत के लिए। ठीक है, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जैनिज्म। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकारा ऑफ द जैनास, वर्धमाना महावीरा, ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज। तीर्थंकारा मतलब क्या होता है कि जो इनलाइटमेंट मतलब अचीव कर लिया हो, जिसको रियलिटी ऑफ लाइफ, जिसको अब किसी भी वेल्थ से मतलब नहीं है, ठीक है, कंफर्ट से मतलब नहीं है। तो तीर्थंकारा जो 24th तीर्थंकारा थे, ठीक है, जिनको इनलाइटमेंट मिल चुका था, कौन थे 24th जैनास के? तो कौन थे? वर्धमाना महावीरा थे। ठीक है। और जो थे ना एक क्षत्रिय राजा थे, ठीक है, लिचावीज के, अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ वाजी सांघा अबाउट विच यू हैव रेड इन चैप्टर 5, हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो तो जो वर्धमाना महावीरा थे ये एक क्षत्रिय राजा रह चुके हैं, ठीक है, और ये वाजी सांघा के एक हिस्सा थे। वाजी सांघा क्या है? जो ग्रुप बहुत सारा राजा मिल के रूल करता है, वहाँ उसके एक मतलब मेंबर थे ये एक तरह से। ठीक है। एट द एज ऑफ 30, जब ये 30 साल के थे, ये अपना घर छोड़ दिए और फॉरेस्ट में रहने लगे। फॉर 12 ईयर्स, 12 साल के लिए ये अकेले रहे, बहुत हार्ड लाइफ जिए, मतलब इतना स्ट्रगल फेस करना पड़ा होगा, सोचो, फॉरेस्ट में। एट द एंड ही अटेंड इनलाइटमेंट, बट आखिरकार उनको भी इनलाइटमेंट मिल ही गया। तो ये 24th तीर्थंकारा थे, ठीक है, जैनास के। मतलब 24th ऐसे आदमी कौन था जैनास में जिनको एनलाइटमेंट मिल चुका था? तो वर्धमाना महावीरा थे। ओके, अब ही टॉट अ सिंपल डॉक्टराइन, मेन एंड विमेन हु विश्ड टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम। ये इनका कहना था ना वर्धमाना महावीरा का कि जिनको भी, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, अगर इनलाइटमेंट चाहिए, ठीक है, सब क्वेश्चंस का जवाब चाहिए, तो आपको अपना घर का कंफर्ट जोन छोड़ना होगा और बाहर जाके रहना होगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली रूल्स ऑफ अहिंसा। आपको अहिंसा का रूल फॉलो करना होगा, मतलब कि किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, काटना नहीं है, ये सब नहीं करना है। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, ऑल बींग्स, सेड महावीरा, लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, सबको जीने का हक है, ठीक है। To all things life is dear. Ordinary people could understand the teaching of Mahavira and his follower because they used Prakrit. महावीरा के जो फॉलोअर्स थे या जो आम आदमी थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, वो उनका मैसेज आराम से समझ पाते थे क्योंकि वो भी प्राकृत लैंग्वेज में सबको समझाते थे। देयर वेर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज का भी बहुत सारा अलग अलग फॉर्म्स होता है, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन्स में। फॉर एग्जाम्पल जो प्राकृत लैंग्वेज मगध में बोला जाता है उसको मगही बोलते हैं, मगधी बोलते हैं, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है बट अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रीजन के हिसाब से। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वेर नोन एज जैनास, जो फॉलोअर्स होते थे महावीरा के उनको जैनास बोला जाता था, ठीक है। हैड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। बेगिंग फॉर फूड, वो भीख मांग के खाना खाते थे, ठीक है। They had to be absolutely honest and were specially asked not to steal. उनको कहा जाता था अगर आपको महावीरा का फॉलोवर बनना है तो आपको कहीं कभी भी चोरी नहीं करना है, अहिंसा को सपोर्ट नहीं करना है, ना तो खुद करना है, बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जीना है और फूड को मांग के खाना है, ठीक है। They had to observe celibacy, मतलब बिल्कुल सिंपल लिविंग, आपको शांति से रहना है, सिंपली रहना है, कोई भी कंफर्ट
जोन का सहारा नहीं लेना है रहने के लिए। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, इवन मैन को अपना क्लोथ्स भी गिव अप करना पड़ता था। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. बहुत मुश्किल होता था men and women दोनों के लिए इन strict rules को follow करना, बट तब भी हज़ारों लोग अपना घर छोड़ के जाते थे पढ़ने के लिए, उनके टीचिंग्स को, उनके मैसेज को ग्रैब करने के लिए। बहुत लोग ऐसे भी थे जो मतलब ये सब रूल्स फॉलो तो नहीं करते थे, बट ये उनका मदद करते थे, सपोर्टर्स थे। ठीक है, कैसे सपोर्ट करते थे? जैसे कि जो मॉन्क बन जाते थे या फिर जो नन्स बन जाते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनको हेल्प करते थे। कैसे? तो उनको खाना देते थे। ठीक है, तो जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाई ट्रेडर फार्मर who had to kill insect to protect their crops, found it more difficult to follow the rules। तो जो देखो, अब जैसे कि जो फार्मर है, जैनिज्म क्या कहता है कि आप किसी चीज़ को भी मार नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो, इंसेक्ट ही क्यों ना हो, बट जो फार्मर हैं उनको अपना क्रॉप बचाने के लिए इंसेक्ट को मारना पड़ता था। तो वो ये सब रूल्स को फॉलो तो नहीं कर पाते थे, बट वो जो मॉन्क्स थे उनको मदद करते थे, उनको खाना देते थे। जैनिज़्म के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे, अपने तरफ से सपोर्ट देते थे। जैसे कि जैनिज़्म के जो फॉलोवर हैं, जो स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं, उनको खाना देना, मतलब फॉलोवर्स के हेल्प करना, सपोर्ट करना। ठीक है, तो ज़्यादातर सपोर्टर्स जो थे वो फार्मर्स और ट्रेडर्स थे। ओवर 100 ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे जगह में जैनिज्म बहुत फैला। जो टीचिंग्स थे महावीरा के, उनके जो फॉलोअर थे वो ट्रांसमिट होते हैं ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। दे वे रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। तो गुजरात में वल्लभी नाम का जो जगह है, यहाँ पे बहुत सारा मैसेजेस महावीरा का लिखा हुआ है, टीचिंग्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैना का मतलब क्या होता है? तो द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जिना, मतलब कि कन्क्वेरर। ठीक है, कन्क्वेरर ओवर द फीलिंग्स, हम अपने मन के ऊपर जीत पा लेना बहुत बड़ा बात होता है। तो ये लोग को वही कहा जाता था, कन्क्वेरर। द वर्ड जैनाज मतलब कन्क्वेरर। द संघा, बोथ द महावीरा एंड बुद्धा फेल्ड दैट ओनली वन दोज who left their home could gain true knowledge। तो महावीरा और बुद्ध का तो मानना था कि जो अपना घर छोड़ेगा बस उसी को नॉलेज मिलेगा। They arranged for them to stay together in the संघा, an association those who left their homes। तो वो लोग दोनों मिलके एक संघ बनाते हैं, एक ऐसा लोग का ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सारे लोग अपना घर छोड़ के आए रहते हैं। ठीक है, सारा लोग अपना घर छोड़ के आए रहते हैं, उसका एक संघ बनाते हैं वो। ओके, The rules made for the Buddhist Sangha were written down in a book called the Vinaya Pitaka। तो जितना भी लोग घर छोड़ के आए रहते होंगे ना बुद्धिज़्म के लिए, बुद्धिज़्म को फॉलो करने के लिए, उनको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता था। और ये रूल्स किस बुक में लिखा रहता था? तो विनया पिताका में लिखा रहता था। किसमें? विनया पिताका में लिखा रहता था, विनया पिताका में लिखा रहता था। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वेर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वेमेन, के लिए अलग अलग ब्रांचेस हुआ करता था। जो मेन थे, सारे मेन, ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ, सारे मेन ज्वाइन करते थे संघ को। हाउएवर जो चिल्ड्रन होते थे उनको अपना पेरेंट्स का परमिशन लेना पड़ता था, अगर उनको ये संघ ज्वाइन करना का मन होता था, तो घर छोड़ के आने का मन होता था, तो उसको फॉलो करने के लिए। जो स्लेव्स होते थे वो उनको अपने मास्टर्स का परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, जो किंग के लिए काम करते थे उनको किंग का परमिशन लेना पड़ता था। फिर उसके बाद जो डेब्टर्स होते थे, जो कर्ज लिए हुए रहते थे, उनको अपने क्रेडिटर्स का, जो जिससे वो कर्ज लिए थे, उसका परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, जो विमेन होती थी उनको अपने हस्बैंड का परमिशन लेना पड़ता था इस संघ को ज्वाइन करने के लिए। राइट, मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेट अस वेरी सिंपल लाइफ। वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, वो मेडिटेट करते थे आधा से ज़्यादा वक्त, सिटीज़ जाते थे, विलेजेस जाते थे, खाना मांग के खाते थे। एक फिक्स टाइमिंग रहता था जिसमें सब निकलते थे, खाना मांगते थे। ठीक है, और दैट इज़ वाई दे वेर नोन एज भिकूज, उनको भिकूज कहा जाता था। ठीक है, प्राकृत वर्ड में इसका मतलब होता है बेगर। ठीक है, और विमेन को भिकुनीज कहा जाता था। ठीक है, दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल क्वारल्स दैट टुक
प्लेस विद इन द संघ के अंदर अगर कोई कभी कभी थोड़ा मोड़ा नोक झोंक होता था, झगड़ा होता था, तो इसके लिए मीटिंग बैठता था, सब आपस में कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो सॉल्व करते थे। जो संघ ज्वाइन करता था, जैसे कि ब्राह्मण्स हो, क्षत्रिय हो, मर्चेंट हो, लेबरर्स हो, बाबर हो, कोटिशियंस हो या फिर स्लेव्स हो, मेनी ऑफ देम wrote डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। वो लिखते थे कि क्या वो बुद्धा से सीखे, आज क्या मैसेज मिला उनको। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज, बहुत कोई तो ब्यूटिफुल पोएम कंपोज किया उनके मैसेज को सुनकर। ठीक है, कि उनका लाइफ कैसा रहा इस पूरे संघ में। A cave hollowed out in the hill. This is a cave in Karle, present-day Maharashtra. Monk and nun lived and meditated in this shelter. Monks और nuns जो थे ना, वो इसी शेल्टर में पहले रहते थे। एक हिल को खोद के ये गुफा बनाया गया था जहाँ पे मॉन्क्स और नन्स रहते थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉनेस्ट्रीज, जिसका नाम है टू बिगिन विथ बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelter for them in garden, or they lived in natural caves in hilly areas. वो लोग हर टाइम घूम घूम के ना, जो मॉन्क्स और नन्स रहते थे, जो फॉलोअर्स रहते थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के, वो घूम घूम के सबको टीचिंग देते थे, मैसेजेस बांटते थे कि क्या हम लोग को सीखना चाहिए। बट वो लोग रेनी सीज़न जब रहता था ना, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा होता था, तब वो लोग एक साथ संग मतलब एक ही जगह रहते थे। उस टाइम वो नहीं घूम घूम के जाते थे अलग अलग जगह। ठीक है, तो उस टाइम वो जो सपोर्टर्स थे ना वो लोग के, जैनिज़्म के और बुद्धिज़्म के, वो लोग उसके लिए शेल्टर का व्यवस्था करते थे कि ये लोग कहीं रह पाएँ अच्छा से, क्योंकि बारिश के टाइम पर अगर इधर उधर करेंगे तो बाढ़ वाढ़ आने का चांस रहता था, बहुत एक्सीडेंट होने का डर रहता था। इसीलिए जो उनके सपोर्टर्स होते थे उनके लिए शेल्टर बना देते थे मॉन्क्स और नन्स के लिए, गार्डन्स में या नेचुरल केव्स में वो लोग रह जाते थे। एज टाइम वेंट ऑन, मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन एंड दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर एंड सो मॉनेस्ट्रीज वेयर बिल्ट। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, मॉन्क्स को लगा, नन्स को लगा, या फिर सपोर्टर्स को लगा कि अब ऐसे टेम्पोररी शेल्टर बनाने से कुछ नहीं होगा, कि बारिश आया टेम्पोररी शेल्टर बना लिए, नहीं, अब ऐसा दिक्कत आ रहा है कि परमानेंट शेल्टर चाहिए, कि परमानेंट कहीं एक जगह हो जहाँ पे मॉन्क्स और नन्स सुरक्षित रह सकें। तो इसी के लिए मॉनेस्ट्रीज बनाया गया। ठीक है, जिसको हम लोग विहाराज भी बोलते हैं मॉनेस्ट्रीज को। द अर्लीस्ट विहारा, जो पहले का विहाराज होता था, मॉनेस्ट्रीज होता था, वो लकड़ी से बनता था, वो ब्रिक्स का बनता था, ईंटा का बनता था। ठीक है, कुछ तो गुफा में बनता था, केव्स में बनता था, किसको खोद के, तो हिल्स को डग करके, खास करके वेस्टर्न इंडिया में। अब एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो हम लोग को क्या बताता है कि जो वाटर है ना रिवर्स का, वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है जब वो ओशियन में जाता है। ठीक है, वो अब रिवर नहीं रहता है, वो ओशियन में चल जाता है, तो उसका आइडेंटिटी तो कुछ नहीं रहा। हम लोग कभी भी ओशियन में देख के बता सकते हैं क्या कि इतना पानी रिवर का है? नहीं, रिवर का आइडेंटिटी कुछ नहीं रह जाता है। ठीक वैसे ही जो वर्ना सिस्टम है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसके बाद क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है जब लोग बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, उनके फॉलोवर बन जाते हैं, सब सेम रहते हैं। ठीक है, यही बताया गया है। Very often the land on which the viharas was built was donated by the rich merchant or a landowner या फिर king. The local people came with gift of food, clothing, medicine for the monks and nuns. In return, they taught the people. Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. तो जो भी विहाराज होता था, मॉनेस्ट्री होता था, वो ज़्यादातर किस ज़मीन पे बनता था? जो ज़मीन किंग के द्वारा या फिर व्यापारी जो थे, अमीर बिल्कुल, लैंड ओनर जो थे, जिनके अंडर बहुत सारा लैंड था, वो लोग जो लैंड देते थे उसी पे ज़्यादातर मॉनेस्ट्रीज बनता था। बहुत लोग अपने मतलब इन मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए खाना लाते थे, कपड़ा लाते थे, दवा लाते थे एज गिफ्ट। ठीक है, क्योंकि यही सब मेन काम आता था। ठीक है, तो बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ सब कॉन्टिनेंट में एक टाइम पे। फिर उसके बाद एक सिस्टम होता था आश्रम्स का, द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। तो अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, तो आश्रम्स भी पॉपुलर हो रहा था, सिस्टम ऑफ आश्रम। आश्रम मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक जगह जहाँ पे सब लोग मिलके रहते थे और मेडिटेट करते थे, नहीं। आश्रम एक स्टेज ऑफ लाइफ माना गया है, एक ऐसा लाइफ का एक ऐसा स्टेज आता है जिसको हम आश्रम वाला स्टेज कहते हैं। कैसे? तो देखो, 4 तरह के आश्रम को बताया गया, ब्रह्मचर्य, ठीक है, गृहस्थ, वनस्प्रथा और समन्यासा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मेंस को,
उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो बहुत ही सिंपल जीवन जिएं, वेदास को पढ़ें, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रह्मचार्य वाला मतलब एक स्टेज बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो शादी कर लेंगे, घर चलाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो उनको गृहस्थ वाला स्टेज कहते हैं। जब वो फॉरेस्ट चल जाएंगे, अपने घर को छोड़ के मेडिटेट करेंगे, तो उनको वनस प्रथा बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो सब कुछ को एक तरह से नहीं बोलते त्याग देंगे, गिव अप एवरीथिंग टू बिकम Samnayasins. The system of ashram allowed men to spend some part of their life in meditation. तो आश्रम का जो एक सिस्टम था ना, वो कहता था कि कुछ टाइम तो मेडिटेशन के लिए ज़रूर देना ही चाहिए। विमेंस को अलाउड नहीं था वेदास पढ़ने का, उनको परमिशन नहीं दिया जाता था। उनको सिर्फ वही परमिशन था आश्रम फॉलो करने का जो उनके हस्बैंड उनके लिए चुनते थे, ठीक है। मतलब बेसिकली यही कि जो शादी कर दिया, सेटल हो गया, वो गृहस्थ आश्रम है एक तरह से। जो बिल्कुल वेदास पढ़ा है उसको ब्रह्मचार्य वाला बोलते हैं, स्टेज पे है वो। तो ऐसे ऐसे करके 4 आश्रम हुआ करता था। एजवेर ये पढ़ते हैं, इसमें यहाँ पे ये लिखा है कि जो ज़ोरास्टर हैं वो एक ईरानियन प्रॉफिट थे, ठीक है, जो मुस्लिम के रिलीजियस लीडर होते हैं। उनके जो टीचिंग्स हैं वो एक बुक में लिखे गए हैं जिनका नाम है अवेस्ता, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो देख लेना, अवेस्ता नाम था बुक का। जो लैंग्वेज है अवेस्ता का एंड द प्रैक्टिस जो उसमें लिखा हुआ है वो बिल्कुल एक वेदास की तरह लिखा हुआ है, जो भी अवेस्ता में लिखा हुआ है। जो बेसिक टीचिंग है ज़ोरास्टर का, वो कंटेंट इन द मैक्सिम गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। हेयर इज अ वर्स फ्रॉम द ज़ेन अवेस्ता। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रुथ एंड गुड थिंकिंग बाई मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति। तो देखो, ये अवेस्ता में एक जगह लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लाइन, कि लॉर्ड हम लोग को इतना शक्ति दीजिए, इतना स्ट्रेंथ दीजिए, और हमेशा सच का राज हो, ठीक है। किसी सच का राज हो हमेशा, कोई भी राजा है सत्ता में लेकिन सच का राज होना चाहिए, ठीक है। अच्छे सोच का राज होना चाहिए, ठीक है, और हमेशा शांति बने रहे। ये लिखा हुआ था लाइन, और बिल्कुल ये वेदास जैसा लाइन है। फॉर मोर देन 1000 ईयर ज़ोरास्ट्रियनिज्म वॉज अ मेजर रिलीजन माना जाता था ईरान में। सम ज़ोरास्ट्रियन माइग्रेटेड, बहुत सारे ज़ोरास्ट्रियंस जो थे ना वो माइग्रेट कर गए ईरान से, और महाराष्ट्र और गुजरात के बहुत सारे कोस्टल टाउन्स में आ गए, ठीक है। और आज इनको हम लोग पारसीज के एंसेस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसीज के एंसेस्टर्स कहते हैं इनको। तो इसी तरह से हमारा जो पूरा चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। अगर कोई भी डाउट हो, कहीं भी कुछ गलत लगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।